सो गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। आई वीर वेलकम टू स्टडलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। देखिए, जो 4 पर्सन आप लोगों को पिक्चर में दिख रहे हैं, मैं इनके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। मुझे एक फैमिली मेंबर के द्वारा पिक्चर भेजी गई और उसके नीचे एक बड़ी ही लंबी सी स्टोरी लिख रखी थी। उस स्टोरी में उसने शॉर्ट फॉर्म में क्या बताया मैं वो आप लोगों को बताने वाला हूँ। हो सकता है किसी को अच्छा लग सकता है, हो सकता है किसी को बुरा लगे पर लेकिन इसको एज ए फन के तौर पर आप लोग लेना थोड़ा सा, क्योंकि उसने ये बोला कि सर ये मुझे चीजें मोटिवेट करती हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको शादी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है, तो वो जो शादी को लेकर कुछ ज्यादा ही जागरूक रहते हैं, शादी को लेकर कुछ ज्यादा ही मोटिवेट रहते हैं कि यार शादी को ऐसे लेके चलना है। तो ये एक ऐसे ही बच्चे के द्वारा भेजा गया और उसने लास्ट में ये भी लिखा था कि सर मेरा नाम मत बताना चलिए जो भी है बताता हूं उसने कहानी क्या लिखी थी। उसने बोला कि सर आज की डेट में कंडीशन ये बनी हुई है, मैंने अपने सामने ये पिक्चर लगा रखी है और इन पिक्चर को मैं देखता हूं कि अपनी लाइफ को मुझे कैसे लेकर चलना है। अगर मैंने लाइफ में कुछ अच्छा नहीं किया, यानी कि लाइफ में मैं जैसा हूं नॉर्मल तरीके से वैसी जिंदगी जीता रहा, तो मुझे लाइफ में एक सुंदर वाइफ नहीं मिलेगी। तो हो सकता है कि मुझे लाइफ में एक सुंदर वाइफ न मिले, तो ये मेरे लिए काफी दुखद घटना होगी और मैं पूरी जिंदगी एक ऐसे इंसान के साथ रहना पड़ेगा जिसको मैं पसंद नहीं करता हूं, और हो सकता है मेरी अरेंज मैरिज हो जाए, मेरी लव मैरिज ने हो। पर लेकिन अच्छी बात मुझे उस मेल में ये लगी, उसने दूसरी साइड भी बताई है कि लड़कियों के लिए भी ये मोटिवेशन का सोर्स होना चाहिए कि वो जिससे शादी करना चाहते हैं वो अपनी पसंद से शादी कर सकें। तो उसके लिए उसने ये पिक्चर भी भेज रखी है। यानी कि हो सकता है कि लड़की ने लाइफ में कुछ अच्छे से अचीव नहीं किया हो तो उसे अरेंज मैरिज करनी पड़ जाए। ऐसा नहीं है कि अरेंज मैरिज में हमेशा आप लोगों को अच्छे लड़के नहीं मिलते हैं, पर लेकिन उसने ये बोला कि आप लोगों को अपनी पसंद की अगर शादी करनी है तो लाइफ में आप लोग कुछ करना पड़ेगा, वरना इस तरीके का लड़का मिलेगा। इसी तरीके से अगर लड़के ने कुछ नहीं किया तो इस तरीके की लड़की देखने को मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं कि इनके ऊपर कमेंट किया जा रहा है ये अच्छे इंसान नहीं है, ये है कि अपनी पसंद से शादी नहीं हो रही है। और जब इंसान जो है वो अपनी पसंद से शादी नहीं करता है, अगर कोई ऐसी कंडीशन रहती है जिंदगी भर नोक झोंक फिर देखने को मिलती है, तो इस तरीके से कंडीशन ये बनती है कि ये लगता है कि यार कैसी जगह आकर फंस गए। तो इसी के चलते ये काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे देखने में कि हाँ ये सही बात है। अगर आप लोग लाइफ में कुछ अचीव नहीं करोगे तो फिर जो मिल रहा होगा आप लोगों को उसी में सेटिस्फेक्शन करना पड़ेगा। या फिर दूसरा तरीका ये है कि लाइफ में एक अच्छा मुकाम अचीव करो और फिर अपने हिसाब से जिंदगी को जीना स्टार्ट करो। तो इससे क्या होगा, घर वाले भी आप लोगों के सेटिस्फाई रहेंगे, क्योंकि उनको भी ये लगेगा कि हाँ इंसान ने कुछ लाइफ में कुछ कर लिया है, वरना उनको ये लगेगा कि पता नहीं खुद तो कैसा है और कैसे इंसान को साथ में लेकर आने वाला है। पता चला अपनी भी जिंदगी खराब कर ली और हमारी भी जिंदगी खराब कर ली। तो ये काफी इंटरेस्टिंग बात है। अब आप लोग देख लीजिए, लड़का और लड़की दोनों के लिए मोटिवेशन यहां पर इसमें दिख रहा है। तो थैंक्स अ लॉट डियर ये इस तरीके की इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, इंटरटेनिंग पर लेकिन एक तरीके से दूसरी साइड से देखें तो इंफॉर्मेटिव चीज है। ठीक है, तो अगर आप लोग मोटिवेशन लेना चाहते हैं तो इस तरीके से ये पिक्चर आप लोग लगा सकते हैं अपने वॉलपेपर पर, और आप लोगों को हमेशा याद दिलाता रहेगा कि जिंदगी को आप लोग किधर लेकर चलना है। ठीक है, अब आप लोग इससे देखते हैं कितना मोटिवेशन ले पाते हैं। बाकी अगर आप लोग की कुछ और राय है इसके बारे में तो आप लोग बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स नीचे ओपन है। ओके, आइए अब आगे बात करते हैं। आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है, तो अब की बार जो काफी एक इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिल रही है, यहां पर देखिए इस पिक्चर में मैक्सिमम महिलाओं के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया है। तो ये ऐसा मूवमेंट देखने को मिला जैसे महात्मा गांधी जी के द्वारा जब प्रोटेस्ट स्टार्ट किए गए थे तो उस टाइम पर बहुत सारी महिलाओं के द्वारा भी प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट किया गया था। तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंट फिनोमिनन देखने को मिल रहा है। अभी कुछ दिनों पहले आप लोगों ने देखा हमारी कंट्री में शाहीन बाग में जो प्रोटेस्ट चल रहा था। अगर प्रोटेस्ट के बारे में कुछ लिखने के लिए आता है तो यहां पर आप लोग वुमेन को फोकस देकर बोल सकते हैं कि महिलाएं भी प्रोटेस्ट कर रही हैं, ठीक है, सड़कों पर आकर। तो ये एक अच्छा साइन है अगर देखा जाए तो। प्रोटेस्ट के पॉइंट ऑफ से नॉर्मली ये माना जाता था कि मेल ही ये काम कर सकते हैं अगर लगता है कि ये सही डायरेक्शन में, उनको लगता है कि लाइफ में उनके लिए कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। फिलहाल तो फार्मर के बारे में बात करें तो महिला फार्मर को काउंट करके ही नहीं चल रहे थे, कई बार तो ये माना जाता था। एक आर्टिकल आप लोगों को याद होगा कि प्रोटेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, एमएसपी के बारे में बात करें, 3 लॉ के बारे में बात कर रहे हैं, पर लेकिन कोई भी ये बात नहीं कर रहा है कि महिलाएं फार्मर भी हैं। तो ये एक अच्छा पॉइंट है जो कि आप लोग अगर आंसर राइटिंग कहीं पर लिखने के लिए आते हैं तो वहां पर इंक्लूड कर आप लोग इसको चल सकते हैं। तो कल यहां पर चक्का जाम करने वाली बात चल रही थी, तो पंजाब हरियाणा कई सारे एरिया में काफी ज्यादा एक तरीके से जो हाईवेज हैं यहाँ पर इसकी वजह से कई सारी दिक्कत भी देखने को मिलती है। तो ये प्रोटेस्ट जो चल रहा है, तो देखते हैं आगे सोल्यूशन क्या निकलता है। फिलहाल ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। बाकी जम्मू एंड कश्मीर में जो 4G इंटरनेट है वो फिर से बहाल कर दिया गया है। तो काफी लंबे समय बाद अगस्त से लेके अभी हम लोग 2019 से लेके 2021 में अब यहाँ पर इसको फिर से जो इंटरनेट है इसको बहाल किया गया है। तो यहाँ पर काफी अच्छे से लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो ये भी एक इन्फॉर्मेशन है जो कवर की गई है आज के न्यूज़पेपर के द्वारा काफी लार्ज स्केल पर। आइए अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट न्यूज है उसके बारे में कुछ नजर डालते हैं। कुछ ऐसी न्यूज है जो हेल्थ के रिलेटेड है, तो पहले हेल्थ के बारे में हम लोग बात करते हैं।
काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा और आप लोग इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट इसके ऊपर स्टार लगा सकते हैं। इसी के साथ में ये जो न्यूज है आप लोग काफी ज्यादा फायदा पहुंचाएगी डे बाय डे की लाइफ में। आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोग जो भी खा रहे हैं वो आप लोगों की हेल्थ के लिए सही है या फिर नहीं है। अभी हमारी कंट्री में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI। तो FSSAI के द्वारा यहां पर अभी रूल के अंदर कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं और उसमें बोला गया कि जो ट्रांस फैटी एसिड होता है जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग TFA बोलते हैं, ये यहां पर जो भी फूड प्रोडक्ट के अंदर यूज किए जाते हैं तो इसको कम करना पड़ेगा क्योंकि इसकी वजह से कई सारी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। अब ट्रांस फैटी एसिड क्या होता है और क्या दिक्कतें देखने को मिलती हैं उसके बारे में हम लोग यहां पर बात करेंगे, पर उससे पहले आप लोग यहां पर ये देखिए कि इनके द्वारा क्या रिकमेंडेशन दी गई है। इनके द्वारा बोला गया कि जो फूड प्रोडक्ट हैं जिसमें एडिबल ऑयल और जो फैट वगैरह जो यूज किए जाते हैं, इनके इंग्रेडिएंट जो यूज किए जाते हैं उसको यहां पर ये मोर देन 2% तक नहीं होना चाहिए, इसको 2% या फिर उससे कम लाया जाएगा 1 जनवरी 2022 तक का। तो ये आज की डेट में प्रेजेंट इनका टारगेट आप लोगों को देखने को मिलता है। तो 1 जनवरी 2022 तक का इसको यहां पर घटाकर लेकर आना है। आखिर इतने ज्यादा सतर्क इस चीज को लेकर ये क्यों है, तो इसको समझने के लिए आप लोगों को यहां पर कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगा मैं, उनको आप लोग देखिए, इसके बाद में आप लोग चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। आप लोग नॉर्मली अगर एक पैटर्न में आप लोग समझे फैट के बारे में तो 3 तरीके के फैट आप लोगों को देखने को मिलते हैं। एक को बोलते हैं यहां पर अनसैचुरेटेड फैट, दूसरे को बोलते हैं सैचुरेटेड फैट और तीसरे को बोलते हैं ट्रांस फैट। इनमें क्या डिफरेंस होता है? जो यहां पर अनसैचुरेटेड फैट होता है वो फैट होता है जो कि आप लोगों को यहां पर मिलता है जो खाने पीने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं यानी कि नेचुरल चीजें से, जैसे कि अखरोट हो गए, बादाम हो गए, कोई भी ऐसी चीज जिससे वेजिटेबल वगैरह होगी जिससे आप लोगों को यहां पर ऑयल वगैरह दिखता है, जैसे सरसों का तेल हो गया, ठीक है। तो ये सारे किस कैटेगरी में आते हैं? ये सारे आते हैं, नारियल का तेल हो गया, ये सारे आते हैं अनसैचुरेटेड फैट के अंदर। तो अनसैचुरेटेड फैट जो होता है वो आप लोगों की बॉडी के लिए अच्छा रहता है। गुड फैट होता है जिसको आप लोग नॉर्मली यूज भी करते हैं अपना सब्जी वगैरह बनाने में या फिर जो भी आप लोगों को लगे उनमें आप लोग इसको यूज करते हैं। तो ये अनसैचुरेटेड फैट जो है, हालांकि ये भी ज्यादा बॉडी में नहीं होना चाहिए पर लेकिन एक सही क्वांटिटी में आप लोग इसको कंज्यूम कर सकते हैं, बॉडी के लिए सही माना जाता है, ठीक है। दूसरे नंबर पर जो आप लोग आता है ये सैचुरेटेड फैट, जिसको आप लोग सैचुरेटेड फैट जैसे आप लोग जो फैट निकल कर लेकर आते हैं, जैसे दूध से आप लोगों को जो फैट मिलता है, ठीक है, जिसको मक्खन घी आप लोग बोलते हैं, ठीक है, या फिर चीज जो हो गया, पनीर वगैरह हो गया, रेड मीट हो गया, पोर्क वगैरह हो गया, तो ये सारी चीजें आप लोग यहां पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये किस में आ गया आप लोगों के सामने? ये आ गया सैचुरेटेड फैट के अंदर में। तो ये याद रखिएगा, ये सैचुरेटेड फैट के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। बाकी अगर बात करें जो ट्रांस फैट होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। ट्रांस फैट वो फैट होता है, मान लीजिए आप लोग आज के में चिप्स लेकर आते हैं, तो चिप्स आप लोगों ने खरीदे आज और खा रहे हैं उनको आप लोग 3 महीने बाद में, तो इतने लंबे समय तक ये कैसे सेफ रह पाते हैं, कैसे सिक्योर रह पाते हैं? कोई भी बिस्किट वगैरह आप लोग खाते हैं, कोई केक वगैरह आप लोग खाते हैं, तो ये लंबे समय तक जो रखे रहते हैं, यानी कि जो पैकेट फूड आप लोग लेकर आते हैं आज और खाते हैं फिर इनको काफी लंबे समय बाद में, तो इनके सबके अंदर आप लोगों को ट्रांस फैट देखने को मिलेगा। तो ट्रांस फैट जो होता है ये बॉडी के लिए काफी ज्यादा खतरनाक होता है और इसको जितना ज्यादा मिलाया जाता है उतने ही लंबे समय तक ये प्रोडक्ट को सेफ और सिक्योर रख पाते हैं। तो इसलिए इसको कम करने की बात की जा रही है। आखिर क्यों कम करने की बात की जा रही है? क्योंकि ये माना जा रहा है कि अगर ऑल ओवर वर्ल्ड में आप लोग बात करें ट्रांस फैट की वजह से जो लोगों की जान जा रही है, हार्ट अटैक का बहुत बड़ा रीजन यहां पर इसको बोला जाता है और लगभग 5 लाख लोग जो हैं वो पर डे मर रहे हैं ट्रांस फैट से। अब आप लोग समझ सकते हैं, जो बच्चों को जरा सी देर में जब बच्चे रोते हैं ना आप लोग कि मम्मी चिप्स दिला दो, पापा चिप्स दिला दो, भाई चिप्स खाने हैं, ठीक है, तो ये जो चिप्स वगैरह आप लोग खाते हैं, ये कुरकुरे जो भी आप लोग ये सारी चीजें खाते हैं, इसमें काफी लार्ज स्केल पर ट्रांस फैट मिला होता है और ये काफी बड़े रीजन बन चुका है आज के में डेथ का। तो ये वो डेथ है जिनको रोका जा सकता है अगर हम लोग थोड़ा सा हेल्दी लाइफ स्टाइल अपना अचीव कर लें, यानी कि अगर थोड़ा सा हम लोग सही से अपनी जिंदगी को सुधार लें तो ये सारी चीजें आप लोग रोक सकते हैं। अगर बात करें आज के में ट्रांस फैटी एसिड होता है जो बेसिकली आप लोगों को जो भी बेकरी के प्रोडक्ट हैं या फ्राइड फूड जो भी आप लोग खाते हैं या प्री पैकेट जो स्नैक वगैरह या जो कुकिंग इस तरीके जो ऑयल वगैरह होते हैं, इनमें भी आप लोगों को ये चीजें देखने को मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोग इन चीजों से अपने आप को बचा कर रखिए। अगर आप लोग इनको बचा पाएंगे तो आप लोग अच्छा फील करेंगे लाइफ में और आप लोगों को बीमारी लगने के चांस काफी कम होंगे। नॉर्मली अगर देखिए जो कॉस्ट है इनकी लेस देन द एनिमल फैट देखने को मिलती है। जैसे आज के दिन में अगर कोई ट्रांस फैट आप लोग लेकर आते हैं तो उसकी कॉस्ट काफी कम है, तो इसलिए इनको अच्छे से यूज किया जाता है दबाकर, ताकि जो प्रोडक्ट है उसको वो सेफ रख पाए। अब यहां पर भी 2 तरीके से आप लोग डिवाइड कर सकते हैं ट्रांस फैट को। एक ट्रांस फैट होता है यहां पर जिसको बोलते हैं LDL, यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है।
ये होता है जो कि काफी एक तरीके से जो ट्रांसपोर्ट होता है, इसको नॉर्मली आप लोग बैड फैट भी बोलते हैं, यानी कि एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो होते हैं, ये खराब होता है सेहत के लिए, क्योंकि जैसे जैसे ये बॉडी के अंदर बढ़ता है तो ये कई बार आप लोगों को देखने को मिलेगा जो बॉडी के अंदर जो नॉर्मली आप लोगों की जो फैट की क्वांटिटी जैसे जैसे बढ़ती है तो आप लोगों की बॉडी में कई सारी ऐसी प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है जिससे आप लोग जैसे चलते हैं हार्ट अटैक के शिकार भी आप लोग हो सकते हैं आगे चलकर। तो इसलिए इसको यहां पर बैड एक तरीके से फैट के तौर पर देखा जाता है। इसी में एक होता है जिसको बोलते हैं एचडीएल, ठीक है, तो इसको बोलते हैं एचडीएल जो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है, इसके अंदर थोड़ा सा चीजें सही होती हैं, ये चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो आज की डेट में काफी लार्ज स्केल पर आप लोग एलडीएल खा रहे हैं जिसको लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बोलते हैं, तो ये नाम भी आप लोग याद रख लीजिएगा। ये बैड फैट की तरीके से जाना जाता है। अगर आप लोगों से क्वेश्चन ही पूछ ले कि बैड फैट कौन सा होता है इनमें से, और आप लोगों को 4 ऑप्शन दे दें, उनमें से 2 ऑप्शन ये होंगे, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए इसके बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा। तो इसीलिए बोला गया कि आज के दिन में बहुत सारी जो हार्ट की बीमारी है 84 देर में पता चला हार्ट अटैक आ गया, तो ये काफी बड़ा रोल प्ले यहां पर करता है। हमारी कंट्री में जो सर्वे कराया गया दिल्ली के जो एरिया में, या फिर आप लोग बात करें जैसे यहां पर भी आसपास वाले एरिया में, तो 25% जो स्नेक है उनके अंदर आप लोगों को हाई जो हाई लेवल का ट्रांस फैट आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा। तो इसको यहां पर कम करने की बात की जा रही है ताकि जो हमारी कंट्री में हार्ट अटैक की बीमारी की वजह से जो लोगों की जान जाती है उनको भी हम लोग सेव कर सकें, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो कोशिश कीजिए कि बाहर का खाना न खाएं, घर पर ही पका हुआ खाना खाएं, सबसे पहले तो ये जरूरी है, और पानी वगैरह अच्छे से कंज्यूम करते रहिए। और ये सारी हरकतें अगर आप लोग कर भी रहे हैं फिर भी आप लोगों को लगता है यार ये नहीं छुट पाएंगे, बहुत ज्यादा एक तरीके से ये इनकी लत लग चुकी है, तो एक काम कम से कम आप लोग कर लीजिए जिससे थोड़ी सी स्थिति आप लोगों की सुधर सकती है। वो क्या है? एक्सरसाइज करना। अगर एक्सरसाइज को आप लोग बॉडी में एक पार्ट बना, अगर एक्सरसाइज को आप लोग दिन में अपनी एक पार्ट बनाकर रखेंगे लाइफ स्टाइल का, तो काफी कुछ चीजें जो है वो आप लोग कंट्रोल कर पाएंगे, वरना सारी चीजें आप लोग को बिगड़ती हुई नजर आएंगी। जो स्टैटिक लाइफ आज के में बन गई है, इंडोर सारी चीजें आप लोग को देखने को मिल रही है, ये सारी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो हर एक चीज के कुछ फायदे कुछ नुकसान तो आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो अभी हमारी कंट्री में जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसके द्वारा ट्रांस फैट को कम करने की बात की जा रही है। तो कैसे कैसे ट्रांस फैट इसके द्वारा कम किया जा रहा है, अगर इसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूं तो इसके द्वारा बोला गया है कि पहले 3% पर लेकर आएंगे 2021 में, यानी कि इस साल का जो टारगेट है यहां पर इनका ये है 3% का टारगेट। तो 3% का टारगेट इस साल का है और 2% का टारगेट इनके द्वारा रखा गया है, जो कि करंट लेवल पर 5% तक यूज किया जा रहा है हमारी कंट्री में। तो ये सोचने वाली बात है, 5% तक यूज किया जा रहा है, इसको कम करने की बात की जा रही है और इसको बोला जा रहा है कि हम लोग और नीचे लेवल पर लेकर आएंगे। अगर WHO के हिसाब से माने हम लोग, जिसको बोलते हैं आप लोग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है ऑल ओवर वर्ल्ड में जो स्वास्थ्य को ठीक रखने का काम करती है, ठीक है। इसी के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने आरोप लगाए थे कि ऑर्गेनाइजेशन ने अपना काम नहीं किया, इसलिए कोविड-19 फैल गया। तो यहां पर इसका जो डेडलाइन है ये 2023 तक है कि ट्रांस फैट को खत्म करना है। तो हमने भी बोला है कि हमारी कंट्री में 2022 तक का हम लोग क्या कर रहे हैं कि 2% पर लेकर आ रहे हैं और 2023 तक का हो सकता है हम भी इसको टारगेट करने की कोशिश करें। तो हमारी कंट्री में जो सीईओ है यहां पर आज के डेट में FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, जिनका नाम है अरुण सिंगला, ठीक है। तो इनके द्वारा इनके द्वारा बोला गया कि ये जल्दी ही सिचुएशन को कंट्रोल करेंगे और जल्दी ही जो WHO का टारगेट है, ठीक है, तो उसको कंट्रोल करेंगे। तो देखते हैं सिंगल साहब जो है कितना अच्छे से अपने टारगेट को अचीव कर पाते हैं। बाकी थोड़ी सी नॉलेज मैं आप लोगों को यहां पर देना चाहूंगा किसके बारे में, जिसको आप लोग बोल रहे हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ बातें हम लोग जान लेते हैं। वो बातें क्या है? एक तो सबसे पहले ये हमारी कंट्री में स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूट यानी कि लॉ के द्वारा हमारी कंट्री में बनाई गई है। किस मंत्री के अंडर में आती है? मंत्रालय के अंडर में आती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में ये मिनिस्ट्री आती है, जो बनाई गई थी हमारी कंट्री में 2006 में एक एक्ट लाया गया था जिसके हिसाब से ये बनाई गई थी। इनके 2006 में एक्ट आया और फिर इसको स्टैब्लिश किया गया आगे चलकर 2011 में। तो ज्यादा पुरानी बॉडी नहीं है, अभी रिसेंटली आप लोग याद रख लीजिएगा जब अन्ना हजारे जी के द्वारा मूवमेंट चलाया गया था तो उस टाइम पर ये बॉडी बनाई गई थी। न्यू दिल्ली में इसका आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा हमारी कंट्री की कैपिटल में, और जो रीता तेवतिया है वो आज की डेट में इस एजेंसी की चेयरपर्सन है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो इसके बारे में आप लोगों से अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए अगर कोई भी टॉपिक आप लोगों के माइंड में आ रहा है ना तो आप लोग उसको ढंग से लेकर चलिए। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आज के दिन में हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर कौन है, तो वह है हर्षवर्धन साहब, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो याद रखिएगा। तो कंप्लीट इंपॉर्टेंट न्यूज थी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहां पर एक इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोग बोल सकते हैं, अभी डायमंड जुबली सेलिब्रेशन देखने को मिला गुजरात हाईकोर्ट का।
तो गुजरात हाईकोर्ट को 60 साल कंप्लीट हो चुके हैं फिलहाल इसके बने हुए को। तो इसी के चलते जब यहां पर सेलिब्रेशन हो रहा था तो हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी साहब, उनके द्वारा जुडिशरी को बोला गया कि जुडिशरी लोगों के राइट यानी कि लोगों के हक को सेव कर रही है, तो इनके द्वारा काफी अप्रिशिएट किया गया जुडिशरी को। और सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनके द्वारा भी काफी अप्रिशिएट किया गया मोदी जी को, उनके द्वारा बोला गया काफी पॉपुलर, वाइब्रेंट और विजनरी लीडर है। तो यहां पर इनके द्वारा यह बात बोली गई। इसके ऊपर काफी कंट्रोवर्सी भी रही, कई सारे आप लोगों ने ट्वीट देखे होंगे जब यहां पर किसी भी ऐसे पॉलिटिकल लीडर को जुडिशरी अगर अप्रिशिएट करती है तो फिर यहां पर इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगने लगते हैं कि क्या जुडिशरी इंडिपेंडेंट काम कर रही है। तो उसके चलते कई सारे ऐसे ट्वीट भी आप लोगों को देखने को मिले, खासकर जब पब्लिक में इस तरीके से किसी का अप्रिशिएशन किया जाता है। ठीक है, तो जो भी है वो सारी न्यूज अपनी जगह है, वो आप लोगों के एग्जाम में नहीं आने वाली है। इंपॉर्टेंट ये है कि जो डायमंड जुबली है गुजरात हाईकोर्ट की, ये यहां पर आप लोगों को देखने को मिल रही है, जिसको यहां पर हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो है इनके द्वारा भी यहां पर इसमें पार्टिसिपेट किया गया, जो ये इवेंट सेलिब्रेट किया जा रहा था। तो 60 साल यहां पर पूरे कंप्लीट हो चुके हैं इस पर्टिकुलर हाईकोर्ट के। तो इसका मतलब ये कब बनाया गया था, इसका मतलब ये कि 1960-61 के हेरफेर में यहां पर ये बनाया गया था। ठीक है, जिसको 60 साल अभी कंप्लीट हो चुके हैं, क्योंकि 2021 में हम लोग बैठे हुए हैं। तो यहां पर बोला गया है, यहां पर कई सारी और बातें। देखिए, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए, हमारी कंट्री में जो संविधान है जो उसको इंटरप्रेट कौन करता है, यानी कि उसको अगर कोई दिक्कत आती है एक्सप्लेन कौन करता है। जैसे आप लोगों को पता है केएस पुत्तास्वामी केस हमारी कंट्री में आया, तो उस केस के बाद में हमारी कंट्री में क्या हुआ, प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बना दिया। ठीक है, तो जो प्राइवेसी है उसको जो फंडामेंटल राइट बनाया गया, तो पुत्तास्वामी केस के द्वारा बनाया गया। तो कहां से निकल कर आया, हमारे संविधान में जब पार्ट 3 के अंदर आप लोग जाएंगे तो पार्ट 3 में टोटल आर्टिकल यहां पर 12 से लेके 35 तक है। इसके अंदर एक आर्टिकल आता है आर्टिकल 21, इसको बोलते हैं आप लोग राइट टू लाइफ। तो राइट टू लाइफ के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें से यहां पर इन्होंने प्राइवेसी को निकाल कर रख दिया। अब किसने किया ये काम किया सुप्रीम कोर्ट ने। तो कैसे किया, उसको इंटरप्रेट करके कि अगर कोई इंसान पैदा होता है तो पैदा होते उसकी प्राइवेसी उसके साथ में पैदा हो जाती है, तो इसलिए हम लोगों को यहां पर उसकी प्राइवेसी को सेव करना पड़ेगा। तो इस तरीके से इंटरप्रिटेशन का काम कौन करता है, ये करता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट समझाता है कि हमारे संविधान में क्या लिखा हुआ है। आर्टिकल 19 में अगर आप लोग बात करेंगे, वैसे तो कहीं लिखा नहीं है, पर लेकिन जब आप लोग बात करेंगे जो प्रेस वगैरह के बारे में, तो ये सारे फ्रीडम यहां से निकल कर आ रही है। इनके बहुत सारे ऐसे आर्टिकल है जिनको इंटरप्रेट करके काफी लार्ज स्केल पर बढ़ा दिया गया है हमारी कंट्री में। मैं आप लोगों से बोलूं कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसको एनजीटी बोलते हैं, वो किस आर्टिकल के तहत इंप्लीमेंट किया गया, तो आर्टिकल 21 के तहत। क्यों, क्योंकि राइट टू लाइफ के बारे में बात करते हैं, और राइट टू लाइफ कब होगी, जब हेल्दी इन्वायरमेंट हम लोग को मिलेगा, वरना सब मर जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये सारा इंटरप्रिटेशन का जो काम करता है हमारी कंट्री में, वो काम करता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोला जाता है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने वाला किसको बोला जाता है हमारी कंट्री में। ठीक है, तो ये आप लोग बताइए, कई बार आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन रहता होगा, सर्च कीजिएगा। वैसे पॉलिटी के अंदर ये सारी चीजें डिटेल में पढ़ा रखी है मैंने आप लोगों को। ये है इसकी पिक्चर जो यहां पर गुजरात हाईकोर्ट है, तो ये पिक्चर भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, आइए अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। नेक्स्ट न्यूज जो आ रही है यहां पर जम्मू एंड कश्मीर से निकल कर आ रही है। जम्मू एंड कश्मीर से जो न्यूज है इसके बारे में कुछ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन की फॉर्म में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अपनी पार्टी यहां पर अभी रिसेंटली जो यहां पर अपनी पार्टी नई बनाई गई थी यहां पर 5 अगस्त 2019 में। तो यहां पर ये जो पार्टी है अभी रिसेंटली डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के जो इलेक्शन हुए, इसको यहां पर कुछ सीट मिल गई है। बीजेपी को सपोर्ट करती है पार्टी, तो इसको कुछ सीट मिल गई है। ये अपोज करती है गुपकर अलायंस का। तो आप लोगों से क्वेश्चन यहां पर जो गुपकर अलायंस के बारे में पूछा जा सकता है, तो इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। आइए समझते हैं इसके बारे में। और ये जो पॉलिटिकल पार्टी है ये निकाली गई थी यहां पर, जो जिसको आज के डेट में JK&AP आप लोग बोलते हैं, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी। तो जैसे आम आदमी पार्टी उसी तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। तो यहां पर जो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है, PDP है, उसी के मिनिस्टर थे जिनका नाम था अल्ताफ बुखारी। तो उन्हीं में से ये पार्टी निकलकर बनी है, यानी कि एक तरीके से उन्हीं का एक फ्रिक्शन आप लोग इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में ये कुछ बातें हैं। बाकी इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं, गुपकर डिक्लेरेशन, गुपकर अलायंस के बारे में आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में आप लोग थोड़ी बात कर लीजिए। ठीक है, जो कि आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। इस अलायंस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि एक्चुअल में ये है क्या, फिर आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ओके, सबसे पहले तो दो आप लोग यहां पर ये देखने को मिलेंगे अगर इसके बारे में आप लोगों से बात की जाए। जैसे कि गुपकर एक तो है यहां पर जो 4 अगस्त को यहां पर बनाया गया 2019 में, जब यहां पर काफी मैसिव आर्मी का डिप्लॉयमेंट किया गया जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 को चेंज करने से पहले। फिर दूसरा जो गुपकर डिक्लेरेशन यहां पर बाद में चलकर आया, इसमें इनके द्वारा इकट्ठा हुआ गया और इनको द्वारा बोला गया कि हम लोग आर्टिकल 370 को फिर से यहां पर इंप्लीमेंट करवाएंगे और जो जम्मू एंड कश्मीर का जो स्टेटस है उसको फिर से वापस लेकर आएंगे। तो इनके द्वारा बोला गया आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A में जो भी चेंज किया गया उसको हटाया जाएगा। इसी के साथ में जो कॉन्स्टिट्यूशन है जम्मू एंड कश्मीर का उसको वापस लाया जाएगा। आप लोगों को पता होना चाहिए जम्मू एंड कश्मीर में एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो किया जाता था और रिस्टोर किया जाएगा इसको एज ए स्टेट, क्योंकि आज के डेट में इसको यूटी यूनियन टेरिटरी यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है वो वाला पोर्शन बना दिया गया है।
तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के द्वारा मिलकर यहां पर बेसिकली गांधीयन जो फिलोसफी उसको फॉलो किया गया, यानी कि शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट यहां पर कर रहे थे, जिसके चलते यहां पर ये काफी ज्यादा न्यूज में भी रहा। हालांकि इसको कई तरीके से क्रिटिसाइज भी किया गया, पर लेकिन जो भी है, अगर क्वेश्चन आप लोगों से बने एग्जाम में तो हल्का सा आइडियाज के बारे में आप लोग रख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहां पर जो इंपॉर्टेंट न्यूज है, आप लोगों से कई बार ऐसी चीज पूछ ली जाती है, इसमें हमारी कंट्री के कोई डिग्नेटरी होते हैं, अगर वो पार्टिसिपेट करते हैं तो इसके बारे में याद रख सकते हैं आप लोग। बात की जा रही है यहां पर थिमैया म्यूजियम के बारे में। आखिर ये जनरल थिमैया थे कौन, जिनके नाम पर अभी म्यूजियम जो है ये अभी यहां पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो ये प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया। पहले तो इंपॉर्टेंट ये बात आप लोग याद रखिएगा, ये थिमैया साहब जो थे यहां पर, ये केएस थिमैया, ये हमारी कंट्री में जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे हैं, यानी कि हमारी कंट्री में आर्मी के चीफ रहे हैं, ये 1957 से लेके ये 1961 तक। ठीक है, तो इसलिए यहां पर अभी रिसेंटली इनका म्यूजियम अभी कर्नाटका के अंदर जो मेदिकरी, जो पर्टिकुलर कर्नाटका के अंदर जो काडगुआ, यहां पर ये कोडागु बोलिए आप लोग इसको, कोडागु जो डिस्ट्रिक्ट है यहां पर, इसके अंदर यहां पर ये बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये इनॉग्रेट किया गया। तो ये बोला जा रहा है कि एक तरीके से जो आने वाली जनता है, जो यंग जनरेशन है, उसको इंस्पायर करेगा यहां पर जो भी ये चीजें देखने को मिल रही है। और इसी के साथ में एक तरीके से इनके द्वारा जो होमेज पेड किया गया यहां पर, जो वार मेमोरियल है वहां पर भी इसके प्रेमाइस में, तो एक तरीके से लोगों को अपनी कंट्री की जो खासकर फोर्स है उसके चलते डेडिकेटेड रखना, और वहां पर कहीं ना कहीं अपने आप को उस तरीके से दिखाना कि हाँ हम लोग सब मिलकर रह रहे हैं, और एक सिक्योरिटी फील करना, और इस पर्टिकुलर एरिया के चलते यंग जनरेशन को इस साइड में एक तरीके से डेडिकेट करना कि हाँ काफी एक सही एरिया है। तो ऐसी ऐसी चीजें आप लोगों को सोसाइटी में देखने को मिलती है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पर जो एन राम है, एन राम कौन है यहां पर, ये आज के दिन में अगर बात करें तो डायरेक्टर है द हिंदू ग्रुप पब्लिकेशन के, यानी कि जो द हिंदू के जो पब्लिकेशन ग्रुप के जो डायरेक्टर हैं, इनके द्वारा अभी एक कमेंट किया गया कि टूडेज टाइम कांट बी जो एक तरीके से एग्जेजरेटेड एज द इमरजेंसी, यानी कि जो आज की डेट में जो टाइम चल रहा है आप लोग उसको इमरजेंसी के साथ में कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि इमरजेंसी जब हमारी कंट्री में देखने को मिली थी 1975 से लेके 77 तक इंदिरा गांधी जी के टाइम पर, तो एक अलग ही माहौल था वहां पर। उस टाइम पर कंप्लीटली जो सेंसरशिप थी, और कई बार जर्नलिस्ट थे उसको कंप्लीटली डिटेन कर लिया जाता था, वहां पर कुछ भी आप लोग नहीं बोल सकते थे। पर लेकिन आज की डेट में उस तरीके का माहौल नहीं है, आप लोग बोल सकते हैं, हाँ डिटेन किया जा रहा है, पर लेकिन फिर भी आप लोग ये नहीं बोल सकते कि कंप्लीटली डिटेन आप लोगों को किया जा रहा है। ठीक है, हाँ जो आज के डेट में कई बार ऐसी जो एक्टिविटी की जा रही है तो उसको कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि हाँ जर्नलिस्ट को डिटेन किया जा रहा है, पर लेकिन आप लोग कंपेयर नहीं कर सकते इमरजेंसी के टाइम पर इसको। और एक इंपॉर्टेंट बात ये बोली गई कि लेट्स नोट रस आउट टू कंक्लूजन, यानी कि अभी से आप लोग कंक्लूजन पर मत आइए। आज के दिन में भी आप लोग अपना एक्सप्रेस कर सकते हैं ओपिनियन, जो भी आप लोग है कंडेम कर सकते हैं, एग्जीक्यूटिव क्रिटिसाइज करते हैं जुडिशरी, ये उस टाइम पर पॉसिबल नहीं था। ठीक है, तो ये सारी चीजें अभी भी अवेलेबल हैं आप लोगों के पास में। तो अभी कंक्लूजन पर ऐसा मत आइए कि आप लोग इस तरीके से चीजों को देख रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि अभी ऐसी कंडीशन नहीं है। हाँ थोड़ी बहुत आप लोग बोल सकते हैं कि नॉर्मल से ज्यादा टाइट हो गई है, पर लेकिन इमरजेंसी के साथ में कंपेयर करना इसको सही नहीं होगा। ठीक है, आप लोगों को पता है यूएसए के 46वें प्रेसिडेंट कौन बनते हैं, ये बने हैं अभी जो बाइडन। तो जो बाइडन साहब जो है ये 46वें प्रेसिडेंट बने हैं, और इनकी पॉलिटिकल पार्टी है डेमोक्रेट। रिपब्लिकन से निकलकर आते थे डोनाल्ड ट्रंप। अभी इनके द्वारा साफ साफ अपने जो भी स्पीच वगैरह दी गई है, उन्होंने चाइना और रशिया को खुलेआम यहां पर बोला है कि ये थ्रेट है कहीं ना कहीं आगे आने वाले टाइम के लिए, तो इनके द्वारा खुलेआम उनको क्रिटिसाइज कर दिया गया है। पर लेकिन अभी कहीं पर भी ना तो इनके द्वारा इंडिया का जिक्र किया गया और ना ही प्रॉपर वे में यहां पर इंडो पैसिफिक पॉलिसी का जिक्र किया गया है। इंडिया का जिक्र नहीं किया गया, तो हमको अभी वेट करना पड़ेगा कि यूएसए की जो फॉरेन पॉलिसी है वो किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो रही है। और इसी के साथ में जो इंडो पैसिफिक जो रीजन है, जिसको आप लोग नॉर्मली क्वाड ग्रुप की कैटेगरी में भी आप लोग मानते हैं कई बार, जिसमें इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए 4 कंट्री मिलकर काम करते हैं, खासकर चाइना को टैकल करने के लिए। तो उस पर भी अभी कोई खासे कमेंट इनकी साइड से आए नहीं है। तो आगे किस तरीके से ये लेकर चलने वाले हैं, क्या डोनाल्ड ट्रंप का पैटर्न लेकर चलेंगे या फिर कोई अपना नया पैटर्न निकाल कर लेकर आएंगे, तो वो आने वाले टाइम में हम लोग को देखने को मिलेगा। तो अभी वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी होती है ना, उसके ऊपर फोकस देकर चल रहे हैं कि थोड़ा सा आप लोग वेट करो, उसके बाद में देखेंगे कि चीजें आगे कैसे चल रही हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा। छोटी सी न्यूज है पर एक इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग न्यूज आप लोग इसको बोल सकते हैं। बात की जा रही है का 226T के बारे में। ये क्या है, ये एक हेलीकॉप्टर है जो आप लोगों के सामने यहां पर दिख रहा है। ये जो है मिलकर काम कर रहे हैं यहां पर हमारी कंट्री और रसिया। तो हमारी कंट्री को बोला गया कि 33% आप लोगों को इंडिजिनस जो कंटेंट आप लोगों को इंडिया का देखने को मिलेगा, और वो कौन करेगा, वो HAL करेगा, यानी कि जो हमारी कंट्री में हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड है वो यहां पर काम करने वाला है।
तो क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछे जा सकते हैं वो समझिए। पहले सबसे पहले तो कौन कौन कंट्री मेनली काम कर रहे हैं, तो इंडिया और रसिया इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो रसिया नॉर्मली बोला जा रहा है कि 70% यहां पर प्रोवाइड कराना था, पर लेकिन लगभग 62% ये करीब रसिया की साइड से प्रपोजल यहां पर निकल कर आ रहा है। आखिर इसमें क्या क्या फंड है, तो बोला जा रहा है कि स्टार्टिंग में तो आप लोगों को 3.3% इंडिजिनस कंटेंट इसमें देखने को मिल रहे थे 35 हेलीकॉप्टर के लिए। बाकी जैसे ही ये 15% हो जाएगा, जैसे यहां पर 25 नेक्स्ट और हेलीकॉप्टर आएंगे, वो 35% हो जाएगा जैसे यहां पर जो 30 हेलीकॉप्टर नेक्स्ट जो 3 फेज में आएंगे, और ये 62.4% हो जाएगा इंडिजिनस 4th फेज में, जैसे यहां पर लास्ट 50 हेलीकॉप्टर और आएंगे। यानी कि आराम से यहां पर जो इंडिजनाइजेशन है वो आराम से यहां पर चलेगा, जो लगभग 62% के करीब आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में। तो ये यहां पर बोला जा रहा है इस पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यहां पर यही है कि फिलहाल जो है हम लोग 30% यहां पर हमारी कंट्री का कंटेंट है इसमें, और इसी के साथ में ये 2 हमारी कंट्री में ऐसे जो हेलीकॉप्टर हैं जो काफी पुराने हो रहे हैं, उनको रिप्लेस करने की बात की जा रही है। एक तो है चीता और दूसरा है चेतक। तो चीता और चेतक को इनको रिप्लेस किया जा रहा है K226T के द्वारा। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोग यहां पर याद रखनी है। इसी के साथ में इंडिया रसिया हेलीकॉप्टर जो लिमिटेड है, जिसको IRHL आप लोग बोलते हैं, ये ज्वाइंट वेंचर है, यानी कि इंडिया और रसिया का ज्वाइंट वेंचर है, जो कि मिलकर हम लोगों ने इंडिया रसिया हेलीकॉप्टर लिमिटेड इसका नाम रखा है। तो हमारी कंट्री में HAL और रसिया की जो रसियन हेलीकॉप्टर है वो दोनों मिलकर यहां पर काम कर रहे हैं। तो अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बने इसके बारे में, तो सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों के सामने, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आप लोगों से ये शायद डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से डिफेंस का एग्जाम देने जा रहे हैं, आज CDS का एग्जाम है आई थिंक, तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं। अब तो खैर आप लोग पहुंच चुके होंगे, मॉर्निंग की वीडियो देखकर आप लोग पहुंचे होंगे। कई सारे बच्चों के द्वारा कमेंट भी किया गया था कि सर पेपर है, तो इस तरीके से देखिए सारे पेपर देखिए, जैसे आप लोग पेपर देने जाते हैं ना, कोशिश ये किया करें कि बिल्कुल आप लोग वो नहीं कहते बिल्कुल शांत स्वभाव में पेपर देने जाया कीजिए, उससे आप लोग को जो भूलोगे भी वो भी याद आ जाएगा। पर लेकिन जरा सी भी अगर टेंशन आप लोग को माइंड में रहेगी, तो जो याद होगा वो भी भूल जाओगे। तो कभी भूला कभी याद किया वाला फंडा फिर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो शांति में जाओ, ये मत देखो कि यार ये फाइनल डेस्टिनेशन है, जिंदगी इसके बाद में बदल जाएगी, कुछ नहीं है, यही सब कुछ है जिंदगी में। उसके साथ में एक्सपेक्टेशन कम जोड़ो, ठीक है। ये नहीं तो चीजें चलती रहेंगी, ऐसा नहीं है कि यही सब कुछ है। तो इस तरीके से अगर लेके चलोगे तो ये देखोगे आप लोग एग्जाम में आधे से ज्यादा प्रेशर आप लोगों का डाउन हो जाएगा। गहरी गहरी सांस लो, कम से कम 10 एग्जाम में बैठकर जैसे आप लोग पेपर स्टार्ट करते हैं, ऑक्सीजन लेवल अच्छा रहेगा, माइंड अच्छे से आप लोग कम कर पाएगा, और प्रेशर माइंड पे से थोड़ा कम होगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप लोग फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो जरूर कोशिश कीजिए इनको फॉलो करने की। बाकी म्यांमार के अंदर आप लोगों को पता है काफी रस्साकसी चल रही है। म्यांमार में रिसेंटली अभी मिलिट्री कू किया गया, एक तरीके से जो यहां पर प्रेजेंट जो पार्टी थी, जो गवर्नमेंट, उसको यहां पर शट डाउन कर दिया गया, उसके जो लीडर है उनको जेल में उठाकर डाल दिया गया। तो इसी के चलते जो लोग थे जिन्होंने उनको दबाकर वोट दिया था, वो काफी लार्ज स्केल पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं आज के डेट में। तो देखते हैं सोल्यूशन क्या निकल कर आता है। हमारा पड़ोसी देश है तो हमारे लिए इसलिए थोड़ा सा चिंता हो जाती है सोचने वाली, क्योंकि हमारी कंट्री में मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, तो 4 ऐसे राज्य हैं जिसके साथ में म्यांमार की बाउंड्री टच करती है। म्यांमार को बर्मा के नाम से भी जानते हैं, और चाइना का काफी लार्ज स्केल पर इन्फ्लुएंस यहां पर देखने को मिलते हैं, जिसके चलते कई बार तो यह माना जाता है कि चाइना की जो इंटरफियरेंस है उसकी वजह से यहां पर ऐसी एक्टिविटी आप लोगों को देखने को मिलती है। अब क्या है रियलिटी में वो तो यही जाने, पर लेकिन जब डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट यहां पर आती है तो उसको यहां पर उठाकर फेंक देना, तो ये कहीं ना कहीं सोचने के लिए मजबूर करता है कि किस डायरेक्शन में सिचुएशन चल रही है। और मिलिट्री जो है इनकी यहां पर आप लोगों को बता दूं, आप लोग सुनकर सरप्राइज होंगे, इलेक्शन लड़ती है इनके यहां पर मिलिट्री, ठीक है। इसी के साथ में कई सारी पोस्ट जो होती है, कई सारी जो मिनिस्ट्री होती है, वो नॉमिनेट किए जाते हैं मिलिट्री की साइड से, उनके हाथ में रिजर्व होती है वो चीजें। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि डेमोक्रेसी कैसी है। डेमोक्रेसी अभी इनिशियल फेज में थी, जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, पर लेकिन उसको इनिशियल फेज में ही कुचल दिया गया, और पहले भी ऐसा किया गया तो फिर से ऐसा हो रहा है। तो कंडीशन काफी ज्यादा खराब आप लोगों को म्यांमार में इन सब सिचुएशन में देखने को मिलेगी। मुझे अपनी कंट्री की सबसे प्यारी चीज यही लगती है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी जीत कर आती है तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को जो पावर ट्रांसफर करने का आसानी से मौका दिया जाता है। हमारी कंट्री में कभी ऐसी दुर्घटना देखने को नहीं मिले कि मिलिट्री आ गई सामने या फिर कोई ऐसी घटना निकल कर आ रही है, तो ये एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट जो न्यूज है आप लोग के सामने यहां पर ये बात कर रहा है किसके बारे में, यूएसए के बारे में। यूएसए ने अभी रिसेंटली सऊदी अरेबिया को सपोर्ट करना बंद कर दिया है। सऊदी अरेबिया क्या कर रहा था, वो हुतई कम्युनिटी के ऊपर वार कर रहा था, जो कि नॉर्मली यमन के अंदर पाई जाती है, और हुतई कम्युनिटी वो कम्युनिटी है जिसको ईरान सपोर्ट करता है। तो इसके चलते यहां पर यमन के अंदर काफी लंबे समय से यहां पर वॉर चल रही थी, लगभग काफी सारे लोग यहां पर मारे जा चुके हैं, लगभग हजारों के करीब लोग यहां पर मारे जा चुके हैं, और लाखों के करीब छोड़कर एरिया को भाग चुके हैं। इवन यूनाइटेड नेशन के द्वारा भी ये बोला गया, यूएन के द्वारा, कि आज के दिन में वर्ल्ड में कहीं सबसे वर्स्ट कंडीशन है अगर इंसानों की, ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर है कहीं पर, तो ये कहां पर है, तो ये यही है, यही है और यही है, यानी कि ये आप लोगों को यमन के अंदर देखने को मिलेगा।
तो इसको सुधारने की जरूरत है। लगभग 80% जो यमन है आज के में पॉपुलेशन, उनको किसी न किसी तरीके की जरूरत है, किसी को एजुकेशन की, किसी को हेल्थ को, या किसी न किसी को सर्वाइव करने के लिए भी वहां पर कुछ ना कुछ जरूरत है। तो यूएसए के द्वारा अभी यहां पर कमिटमेंट दिखाया गया कि सऊदी अरेबिया को सपोर्ट तो करेगा कि उसकी जो टेरिटरी है उसको सेव करने में, पर लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं जो टेरर यहां पर फैलाया जा रहा है सऊदी अरेबिया के द्वारा, उसको वो सपोर्ट नहीं करेगा, जो कि पेम्पियो के द्वारा डिसीजन लिया गया था सपोर्ट करने का, तो उसको रिवर्स किया गया है। तो अरेबियन यहां पर ये हो गया, अरेबियन सी हो गया, ये हो गया गल्फ ऑफ एदन, और ये हो गया रेड सी। स्कोट्रा करके यहां पर ये स्कोट्रा करके यहां पर एक आइलैंड है, ये किस कंट्री के अंदर आता है, ये क्वेश्चन है जो कि आप लोग को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूज है ये बात कर रहे हैं रिवर सिस्टम के बारे में। अगर मैं आप लोगों से बात करूं हमारी कंट्री में, जैसे कि आज की डेट में अगर बात करें, ब्रह्मपुत्र रिवर हो गई, गंगा रिवर हो गई, कहां से निकल कर आती है, ये ग्लेशियर से निकल कर आती है। तो ये ग्लेशियर पिघलते हैं, यहां से पानी आता है और वो पानी फिर प्लेन में होता हुआ आप लोगों को नीचे मिल जाता है। अभी वाटर स्कार्सिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी अगर यही कंडीशन चलती रही, क्योंकि टेम्परेचर तो बन रहा है ज्यादा, और टेम्परेचर बनने की वजह से जो यहां पर ये ग्लेशियर पिघल रहे हैं और फिलहाल यहां पर बर्फ भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो अगर यही कंडीशन चलती रही तो आने वाले टाइम में बोला जा रहा है कि ग्लेशियर जो है 15 से लेकर 70% पर पहुंच गए, ये गर्मी की वजह से पिघल गए, तो कैसे काम चलेगा आने वाले टाइम में। तो इंपॉर्टेंट सोर्स जो रहता है, जो गंगा रिवर, इंडस रिवर या ब्रह्मपुत्र रिवर, जो कि डिपेंड करती हैं ग्लेशियर के ऊपर, तो वहां पर लोग जो है काफी प्रॉब्लम फेस करेंगे। और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ग्लेशियर में अगर पानी पिघलता हुआ नजर आएगा आप लोगों को, तो नीचे जो वाटर टेबल है वो काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी, ओशन के अंदर भी। तो वहां पर वैसे लोग मरेंगे, और जहां पानी नहीं आएगा वहां पर वैसे लोग मरेंगे। इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान और चाइना, यानी कि इंडिया और चाइना जहां पर आगे समझिए वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कंट्री आ गई, अगर यहां पर इंपैक्ट पड़ेगा तो ये सोचने के लिए मजबूर करते हैं। नियर फ्यूचर 2031 से लेकर 2050 तक ये बोला जा रहा है कि वाटर स्ट्रेस देखने को मिलेगा कैचमेंट वाले एरिया में जहां पर ये रिवर बहती है, क्योंकि पानी जो है वो ज्यादा नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी बहकर नीचे जा चुका होगा और बर्फ जम नहीं रही है टेम्परेचर बढ़ने की वजह से। तो ये सारी दिक्कतें जो आप लोगों को देखने को मिलने वाली हैं, ये बड़ी ही जल्दी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इनका सॉल्यूशन निकालने की बात की जा रही है, पर लेकिन अभी कोई इसके बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं है। अभी और ही बहुत सारे मुद्दे हमारी कंट्री में चल रहे हैं। तो ये था आज का संडे का फंडा। आई होप कि आप लोगों को कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। अगर हाँ तो बताइए क्या सीखने को मिला, और इसी तरीके से आप लोग लाइफ को एंजॉय करते रहिए। पीडीएफ यहां से जाकर डाउनलोड कर लेना रिवीजन के पॉइंट ऑफ से, अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए। और मेरे साथ में इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर भी आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं, वीर तालियान के नाम से जाकर सर्च कर लेना। अगर पढ़ाई से रिलेटेड चीजें सर्च करनी है तो कहीं भी जाकर फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर आप लोग स्टडी लवर वीर सर्च कर लेना। अगर मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट होना है तो वीर तालियान सर्च कर लेना। ठीक है, तो ये सारे लिंक वीडियो के नीचे भी आप लोगों को मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं। इसी तरीके से अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।